यदि कोई भी पर्सन अपनी इनकम टैक्स की कोई भी नॉन कंप्लायंसेस करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 के डिफरेंट सेक्शंस में उन पर इनकम टैक्स नोटिसेस इशू करते हैं, जैसे कि नोटिसेस अंडर सेक्शन 142(1) inquiry before assessment, notice under section 143(2) scrutiny assessment, notice under section 148 income escapement assessment, notice under section 156 notice of demand, and notice under section 139 subsection 9 defective return की नोटिसेस। और इन सब में सबसे ज़्यादा जो नोटिस टैक्स पेयर्स पे इशू की जाती है वो है नोटिस अंडर सेक्शन 148, चाहे वो आपका फेक डिडक्शन का मामला हो या पॉलिटिकल डोनेशंस का कोई भी इशू हो या आपने कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कर रखी है। इन सभी केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स पे इशू करते हैं सेक्शन 148 के नोटिसेस। यूजली टैक्स पेयर्स की ये क्यूरी रहती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा कितना पुराना केस रीओपन कर सकते हैं। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 148A और 148 के नोटिसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी टैक्स पेयर पर कितने साल तक इशू कर सकती है। वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। Hi friends, I am CA अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। Assessment proceedings under Section 147 of Income Tax Act 1961 involve reopening past assessment when the assessing officer has the reason to believe that the income has escaped taxation. यदि असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस है कि किसी भी एसएससी की अंडर सेक्शन 147 इनकम एस्केपमेंट हुई है, उस केस में वह उस पर्सन पर नोटिस अंडर सेक्शन 148A इशू किया जाएगा, जिसमें उसे सभी रिक्वायर्ड डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी और उसे एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपना केस प्रेजेंट करने की या अपनी क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन देने की उसे एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। यदि आप समय पर उस नोटिस अंडर सेक्शन 148A का टाइमली रिस्पॉन्स कर देते हैं और आप असेसिंग ऑफिसर को अपने एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई कर देते हैं, उस केस में आपकी प्रोसीडिंग्स वहीं ड्रॉप कर दी जाएगी। लेकिन यदि असेसिंग ऑफिसर आपके एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, उस केस में आपके केस को रीओपन किया जाएगा और आपको नोटिस अंडर सेक्शन 148 इशू किया जाएगा। Time limit for issue of notices under section 148 and 148A। फाइनेंस एक्ट 2024 में section 149 that deals with the time limit for issue of notices under section 148 and 148A में कुछ अमेंडमेंट किया गया और इसे एप्लीकेबल किया गया विथ रिस्पेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2024। सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 के हिसाब से आप पर सेक्शन 148 का कोई भी नोटिस इशू नहीं किया जाएगा यदि द टाइम पीरियड लैप्स इज 3 years and 3 months from the end of the relevant assessment year unless it is covered by clause B of section 149 subsection 1। मान लेते हैं आपका फाइनेंशियल ईयर है 24-25, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 और रिलेवेंट असेसमेंट ईयर हो जाएगा 25-26।
एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इज़ 31 मार्च 2026। यदि हम यहाँ पर 3 years 3 months ऐड कर देते हैं तो हमारी डेट हो जाएगी 30 जून 2029। 30 जून 2029 के बाद फाइनेंशियल ईयर 24-25 के कोई भी नोटिस अंडर सेक्शन 148 इशू नहीं किए जा सकते यदि आपकी इनकम एस्केपमेंट इज़ लेस देन 50 लाख। Clause B of section 149 subsection 1 says यदि आपका टैक्स इवेजन या टैक्स एस्केपमेंट 50 लाख से ज़्यादा है उस केस में टाइम लिमिट टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 विल बी 5 years 3 months from the end of the relevant assessment year। यानी कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 मान के चलते हैं उसका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है 25-26 और उसका एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इज़ 31 मार्च 2026। यहाँ हम 5 years 3 months अगर हम ऐड कर देते हैं तो द लास्ट डेट फॉर इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 अगर आपकी इनकम असेसमेंट 50 लाख से ज़्यादा है विल बी 30 जून 2031। यहाँ पर बजट 2024 में टाइम लिमिट में अमेंडमेंट किया गया। पहले आपके 10 साल पुराने केसेस को रीओपन किया जाता था पर अब इस लिमिट को रिड्यूस करके 5 years कर दिया गया है। वहीं पर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 149 provides the time limit for issue of notices under the section 148A. The time limit for issue of notices under section 148A other than the cases involved in clause B is 3 years from the end of the relevant assessment year। यदि आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 का कोई मैटर है उसकी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर विल बी 25-26। एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इज 31 मार्च 2026 एंड 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर विल बी 31 मार्च 2029। यानी कि आप पर फाइनेंशियल ईयर 24-25 का कोई भी 148A का नोटिस अगर आपकी इनकम एस्केपमेंट की वैल्यू लेस देन 50 लाख है तो 31 मार्च 2029 के बाद इशू नहीं किया जाएगा। वहीं क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 149 सब सेक्शन 2 कहता है कि यदि आप पर कोई भी सेक्शन 148A का नोटिसेस विल बी इशूड विद इन द 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स एस्केपिंग असेसमेंट वॉज ₹50 लाख और मोर। यदि आपका इनकम एस्केपमेंट 50 लाख या उससे ज़्यादा है उस केस में टाइम लिमिट ऑफ इशू ऑफ नोटिस अंडर द सेक्शन 148 इज 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। यदि हम आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 लेकर चलते हैं और आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 25-26 जो एंड होगा 31 मार्च 2026 को, यहाँ पर हम 5 years अगर ऐड करते हैं तो 31 मार्च 2031 के बाद आप पर सेक्शन 148A का फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 कोई भी नोटिस इशू नहीं किया जा सकता। इस तरह से आपने जाना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 148A और 148 के नोटिसेस आपको कितने साल तक इशू कर सकता है। यहाँ पर आपको एक बात का खास तौर से ध्यान रखना है, जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो तो कुछ ज़रूरी काम आपको कर लेने चाहिए। अपनी बुक्स को रिकंसाइल करें, अपनी फाइनेंशियल ईयर का एवरेज एग्रीगेट एस्टिमेटेड टर्नओवर आपको निकाल लेना चाहिए। अपनी जो भी आपकी टर्नओवर GSTR 1, 3B और बुक्स में है उन सभी को रिकंसाइल करें। जो भी आपकी पूरी फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शंस आपने की है एज पर यू उन्हें अपने 26 AS, TIS और AIS से मैच करें।
कोई भी अगर आप डिस्क्रिमिनेसीज नोटिस करते हैं तो उसे टाइमली रिजॉल्व करने की कोशिश करें। यदि आप इन सभी बातों का टाइमली और समय से ध्यान रखते हैं तो आप कभी भी लिटिगेशंस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और आप काफ़ी हद तक इनकम टैक्स नोटिसेस से बचे रह सकते हैं। होप गाइस दिस वीडियो हैज़ एडेड वैल्यू टू यू। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।